और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीबीआई की जांच का आज 13वां दिन है। एसएसआर केस में रिया के पिता से आज फिर सीबीआई पूछताछ करेगी। कल कई घंटों तक रिया के माता पिता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। अब आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल पर सीबीआई जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर एसएसआर केस को लेकर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीबीआई जांच का आज 13वां दिन। रिया के पिता से आज फिर से पूछताछ करेगी सीबीआई। कल कई घंटों तक रिया के माता पिता से पूछताछ की गई थी। अब आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर सीबीआई की टीम जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एसएसआर केस को लेकर बताया जा रहा है कि रिया के माता पिता से पूछताछ कर सकती है सीबीआई आज एक बार फिर। जाहिर तौर पर जिस तरह से कल जो है ड्रग्स मामले को लेकर उनके बेटे सविक का नाम आया है, तो ऐसे में सीबीआई फिर से वो रिक्रॉस चेक करना चाहती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का बयान, सविक का बयान, उनके माता पिता का बयान एक बार हो चुका है। ऐसे में जिस तरह से लगातार रिया चक्रवर्ती से 4 दिन तक बाद पूछताछ की गई है, ऐसे में रिया चक्रवर्ती कितना सच बोलती है वो भी क्रॉस चेक के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी बात, कल जब सविक का नाम आया ड्रग्स मामले में, उसको भी लेकर क्रॉस चेक करने के लिए सीबीआई उनके माता पिता को बुला सकती है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती है या लिंक जोड़ना चाहती है आखिर सविक के अलावा किन किन लोगों का नाम है। और दूसरी बात ये भी जानना चाहती है कि क्या उनके माता पिता की इसकी जानकारी थी। अगर जानकारी थी तो उन्होंने सीबीआई को पूछताछ के दौरान ये जानकारी क्यों नहीं दी। तो तमाम चीजें हैं जो सीबीआई अब क्रॉस चेक की तरफ बढ़ रही है। जी शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रिया के पिता से आज एक बार फिर पूछताछ कर सकती है सीबीआई। अब आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर सीबीआई की टीम जांच करेगी। सीबीआई जांच का आज 13वां दिन है। रिया के पिता से आज फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। कल यानी कि मंगलवार को भी कई घंटों तक रिया के माता पिता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। और अब आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल पर सीबीआई जांच करेगी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सुशांत केस पर कहा कि बॉलीवुड में कितने अपराधी हैं और बॉलीवुड में ड्रग्स के अलावा और क्या क्या होता है, सब सीबीआई जांच में साफ होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पहले ही दिनों से उसकी आशंका मैंने कर दी और लगातार हम लोगों ने, खासकर मैंने कई बार सीबीआई की जांच की कि सवाल सुशांत सिंह तक का नहीं है। यह बॉलीवुड में किन माफियाओं का हाथ, किन किन अपराधों में बॉलीवुड के लोग लगे हैं, तो यह सीबीआई जांच से स्पष्ट हो जाएगा। हम तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को धर्म बनता है कि अब इस पे राजनीतिक ज्ञान न दें। जो सीबीआई के जांच आ रहे हैं उसमें कौन दोषी हो रहे हैं, कौन कौन से रूप ले रहे हैं, ड्रग्स से लेकर ड्रग्स तक आया, हो सकता है मामला और बाहर तक जाए, दूसरे चीजों में, तो उसका प्रतीक्षा करना चाहिए। और तब हमको लगता है कि भारत के लोगों को लगेगा कि बॉलीवुड और हॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन का ही केंद्र नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज बुधवार को रूस के लिए रवाना हुए। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एससीओ के 2 प्रमुख सदस्य भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध है। जानकारी के मुताबिक 4 सितंबर को होने वाली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइग और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य कई रक्षा खरीद कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। एमपी के उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को 8 सुझावों पर अमल करने को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने
मंदिर प्रशासन को दिए गए 8 सुझावों के अनुसार शिवलिंग पर श्रद्धालु 500 मिलीलीटर से ज्यादा जल नहीं चढ़ाएंगे। जल सिर्फ आरओ का होगा। भस्म आरती के दौरान शिवलिंग को सूखे सूती कपड़े से पूरा ढका जाएगा। अभी तक 15 दिनों के लिए शिवलिंग को आधा ढका जाता था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अभिषेक के लिए हर श्रद्धालु को 1.5 लीटर दूध या पंचामृत चढ़ाने की इजाजत होगी। शिवलिंग पर घी चीनी का पाउडर लगाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि देसी खंड के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। नमी से बचाने के लिए गर्भगृह में ड्रायर और पंखे लगाए जाएंगे। सनातन धर्मावलंबियों का पवित्र पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन अगस्त्य तर्पण के साथ पितरों का तर्पण होगा। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष का समापन अश्विनी मास की अमावस्या 17 सितंबर को होगा। इस पखवाड़े के दौरान गंगा सहित पवित्र अन्य नदियों के किनारे और घरों में श्रद्धालु अपने अपने पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जरूर करेंगे। मास होता है, इसमें पितरों की श्राद्ध होती है, तर्पण होता है 15 दिन और उनसे पितृ तृप्त होते हैं। आज के दिए गए दान इस अश्विनी के महीने में दिए गए दान को पितृ आपके पाते हैं। वही पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वही परिवार को आशीर्वाद मिलता है। मैं अपने दादी दादा नानी नाना मामी मामा अपने माता पिता के लिए और जैसे हर बार जैसे मेरे घर में होता आया है वैसे ही मैं आगे करना चाहता हूँ। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं कानपुर से यशोदा नगर से आए हैं और हम हमेशा आते हैं यहीं पे अपने तर्पण करते हैं अपने पिताजी का। तो सनातन धर्मावलंबियों का पवित्र पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन अगस्त्य तर्पण के साथ पितरों का तर्पण होगा। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष का समापन अश्विनी मास की अमावस्या यानी 17 सितंबर को होगा। इस पखवाड़े के दौरान गंगा सहित पवित्र अन्य नदियों के किनारे और घरों में श्रद्धालु अपने अपने पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करेंगे। तो सनातन धर्मावलंबियों का पवित्र पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन अगस्त्य तर्पण के साथ पितरों का तर्पण होगा। एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाएगा। पितृपक्ष का समापन अश्विनी मास की अमावस्या 17 सितंबर को होगा। वहीं इस पखवाड़े के दौरान गंगा सहित पवित्र अन्य नदियों के किनारे और घरों में श्रद्धालु अपने अपने पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी पूरे देश को गुमराह करने में जुटी हुई है। बीजेपी ने देश के लोकतंत्र के साथ मजाक किया है, इसका बीजेपी को जवाब देना होगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक साजिश है जहां रविशंकर प्रसाद जी ने चिट्ठी लिखा है, जो लगातार अन्य देशों में वहाँ के पत्रकारों ने विस्तार से एक एक विषयों पर फेसबुक, व्हाट्सएप से भारतीय जनता पार्टी के जो समझौते हैं, जो एग्रीमेंट है, उन विषयों को, तथ्यों को उजागर करने का काम किया है। इन विषयों पर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिस तरह अंबानी ने अपना शेयर होल्डर उसमें स्थापित कर उसे विकसित करने का जिम्मा लिया है, भारतीय जनता पार्टी का कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगातार जिन विषयों और मुद्दों पर जानकारी चाहिए, सरकार को इसको बताना होगा। वो गुमराह न करें देश को और स्थिति स्पष्ट करें उन्होंने किस एवज में, किस हालात में। वहीं सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में ज्यादातर लोग झूठ बोलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पर पलटवार करते हुए कहा कि वो झूठ बोलते हैं, उस पर तकलीफ होती है और हंसी भी आती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। माननीय रविशंकर प्रसाद जी बहुत सीनियर और बहुत गंभीर नेता हैं। जब वो इस तरीके की कोई बात कहते हैं तो अपने आप में उनके व्यक्तित्व से टैली नहीं करती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में
ज़्यादातर लोग झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद जैसा नेता जब झूठ बोलता है तो तकलीफ भी होती है और हंसी भी आती है। क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप का अगर सबसे ज़्यादा उपयोग किसी ने हेट पॉलिटिक्स के लिए किया है, नफरत की राजनीति के लिए किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। तो आखिर ये बात क्यों उनको कहनी पड़ी या भारतीय जनता पार्टी को क्यों कहनी पड़ रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4.0 की शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही 100 ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर सकता है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, देश को गति देने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। निश्चित रूप से इस देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रहा है, जीडीपी का ग्रोथ गिरा है और पूरे भारत में लोग घर में पैक्ड हो गए हैं। दुनिया इस तरह से नहीं चलता है। ये गतिमान दुनिया में गति को बढ़ाना पड़ेगा और रेलवे ने इस तरह का निर्णय लिया है, ये सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र हैं। इसको निश्चित रूप से तत्काल ही लागू करना चाहिए ताकि देश। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अजय सिंह चौटाला पहली बार अंबाला पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं ने अजय सिंह चौटाला का स्वागत किया। अजय चौटाला आज चंडीगढ़ से सिरसा जा रहे थे, जिस वक्त अंबाला जजपा के कार्यकर्ताओं ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। नई मिली जिम्मेदारी पर अजय चौटाला ने कहा कि वे पहले से ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अब वे पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी बिजली बिलों को माफ करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली के बिल अभी तक माफ नहीं हुए हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील मालवीय ने मिर्ची बाबा से खास चर्चा की। हमारे साथ मौजूद है मिर्ची बाबा, आइए हम उनसे बात करते हैं। बाबा, आपका ANB न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी बताएं। बाबा, अभी आपने पत्रकारों को बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवराज सरकार ने पूरे बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं, जिसके बावजूद भी आपने कहा है अभी कि हमारे बिजली के बिल कोई माफ़ नहीं हुई। तो किस प्रकार आपके बिल माफ़ नहीं हुई, किस प्रकार ये देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिवराज सिंह घोषणा मास्टर माइंड है। एक घोषणा बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं होता है।
रहा सवाल ये कि उनके बिजली बिल की उन्होंने जो घोषणा की है, अधिकारी उसे मान नहीं रहा है, अधिकारी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं तो ग्वालियर था, भोपाल में अभी पहुंचा हूं 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आया तो मैं जिस मकान में रह रहा हूं, मेरे पास तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सारी की व्यवस्थाएं भाग तो जगत करते हैं, साधु के पास कुछ नहीं होता। उस व्यवस्था में ये है कि आप देखिए, कमलनाथ जी ने बिजली बिल इतना माफ़ किया था कि 200 रुपये आ रहे थे, किसी के और कम आ रहे थे। लेकिन पहली बात तो ये है कि जब से शिवराज सरकार आई है तब से बिजली बिलों ने हर प्राणी की नाक में दम कर दिया, इतना पैसा आ रहा है। दूसरा, इन्होंने घोषणा की है कि बिजली बिल सारे माफ़ किए जाएंगे और माफ़ कर दी गए। अब उसे अधिकारी मान नहीं रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं तो ये मेरे पास में बिजली बिल का ये साथ प्रमाण रखा है। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, बगैर प्रमाण के। अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको? अधिकारी जब आप बिल जमा करने गए थे रीइश्यू करवाने के लिए, तो अधिकारी का क्या कहना है? अधिकारी का कहना ये है कि कोई बिजली बिल माफ़ नहीं हुए, कोई हमारे ऐसे संज्ञान में नहीं है। तो जब अधिकारी इस बात को कह रहे हैं तो शिवराज सिंह क्यों झूठी ऊँट की घोषणा कर रहे हैं? माना जाए मैं तो सन्यासी हूँ, तो किसी भगत ने या किसी ने भी व्यवस्था कर दी। जो आज 2 रुपये कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, किराए से रह रहा है, उसे बिजली बिल भरना है, तो वो कहाँ से लाओ ना। तो क्या लगता है आपको, विधानसभा में क्या लगता है आपको? विधानसभा में क्या लगता है? मुझे एक ही चीज लगती है कि जनता के साथ में शिवराज सिंह झूठ मूठ की घोषणाएं मत करो, जनता को छलो मत। जैसे दुर्योधन ने जनता को छला, दुशासन ने चीरहरण किया, ऐसे ही ये दुर्योधन है शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा सिंधिया इनको मिल गया दुशासन। ये जनता का चीरहरण कर रहे हैं, इस चीरहरण को बंद करें और सच्चाई जनता के सामने लाएं। तो ये थे हमारे साथ वैराग्यानंद मिर्ची बाबा। इनका निश्चित तौर से कहना है जो शिवराज सिंह सरकार ने जो बिजली के बिल माफ़ किए थे, लेकिन जो बाबा अब हैं बता रहे हैं कि उनके हाथ में दस्तावेज बिल हैं जो बिल जमा करने गए थे, तो अधिकारी इस बात से नकारा कर रहे हैं कि बिजली का बिल आपका माफ़ नहीं हुआ। कैमरामैन बंटी शर्मा के साथ एएनबी न्यूज़ सुनील मालवी, भोपाल। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई के दहिसर पूर्व शालेंद्र नगर में गणपति मंडल में दर्शन के दौरान देवेंद्र फडणवीस का स्वागत किया गया। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि सरकार ने बिना किसी कारण के मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को बंद करके रखा हुआ है। देश में सब जगह मंदिर धार्मिक स्थल खुले हैं, फिर भी महाराष्ट्र में मंदिर या फिर अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने में सरकार को इतना ऐतराज क्यों है? कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने बिना किसी कारण के मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को बंद करके रखा है। देश में सब जगह धार्मिक स्थल खुले हैं, केवल महाराष्ट्र में वो बंद है। और अगर महाराष्ट्र में दारू की दुकान खोलने के लिए हम जल्दबाजी कर सकते हैं, तो फिर मंदिर खोलने में या कोई भी धार्मिक स्थल खोलने में हमको क्यों इतना ऐतराज़ होना चाहिए? और इसलिए मुझे लगता है कि और लोग भी पूरे फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही ईश्वर की आराधना करेंगे या अपने अपने जो भगवान है उनकी आराधना करेंगे। मुझे लगता है ये सरकार की ओर से बिना कारण के ये सारा जो मसला है उसको। उत्तराखंड के धारचूला में बुधवार से रविवार तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। सीमांत में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने सीमांत में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी प्रकार की दुकानें और टैक्सियों का संचालन पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाहरी जगहों से आने वाले लोगों की प्रशासन जानकारी जरूर दे। आज धारचूला क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज व्यापार मंडल एवं रंग कल्याण संस्था और टैक्सी यूनियन के और सभी जनप्रतिनिधियों एवं नगर पालिका के अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय के उपस्थिति में हम लोगों ने एक बैठक की, जिसमें धारचूला में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया है कि हम लोग 3 तारीख बृहस्पतिवार से 6 तारीख रविवार तक संपूर्ण मार्केट बंद करके एक जो है जनता कर्फ्यू के रूप में हम लोग सभी क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि जो है घर में रहे, सुरक्षित रहे, परिवार को भी सुरक्षित रखे।
कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सैकड़ों की तादाद में लोग वापस अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन घर लौटने से पहले सभी को इंस्टीट्यूशनल या होम क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के बढ़िया इंतजाम के चलते हमीरपुर जिला में संस्थागत और होम क्वारंटीन किए गए लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। संस्थागत के साथ होम क्वारंटीन पूरा कर चुके एक ऐसे ही व्यक्ति अनुज शर्मा ने सरकार के कदमों की सराहना की और लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का सही से पालन करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में हमीरपुर उपमंडल में 10,000 के करीब बाहरी राज्यों से लोग वापस लौटकर हमीरपुर पहुंचे थे, जिसमें से 8,500 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया था, तो वहीं 1,500 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा चुका है। लॉकडाउन के बाद लगभग इस उपमंडल में 10,000 लोग आए हैं और उसमें से लगभग 1500 लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है और इसके अतिरिक्त जो 8500 के लगभग लोग हैं उनको हमने होम क्वारंटाइन उनको किया गया है। सर, क्या प्रशासन की तरफ से जैसे कोई उन्हें सुविधा मुहैया करवाई गई है, जैसे ये लोग बाहर ना निकलें, इस तरह से? अगर मैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात करूं तो जब हमारा लॉकडाउन 21 मार्च के बाद शुरू हुआ था और हमारे पास यहाँ केसेस नहीं थे, उसमें हमारे हर पंचायत में लगभग एक स्कूल को हमने क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया हुआ था। इसके अलावा हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, अणु, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमारा पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनजीओ भवन, इसको भी क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि उसमें हमारा इन्फ्लक्स काफ़ी ज़्यादा था और हमारा ये प्रयास था कि मैक्सिमम लोगों को हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर सकें। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया था तो उनको खाने पीने का पूरा जो प्रबंध है प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके अलावा हमने ये भरसक प्रयास किया कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त हम 5वें या 6ठे दिन उनके सैंपल उठा लेते थे और जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र आज भी विकास की राह देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भले ही सन 2000 से सन 2020 में पहुंच गया हो, लेकिन सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं आज भी कई गांवों में बनी हुई हैं। ऐसी ही एक मामले में ग्राम पंचायत तंबाकछार के आश्रित गांव जबला से एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सड़क की सुविधा न होने की स्थिति में परिजन खाट पर ढोकर 5 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों को सड़क जैसी आधारभूत संरचना के अभाव में ऐसी दिक्कतें आए दिन झेलनी पड़ती हैं। प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवतियों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जरूरत होती है, लेकिन सड़क के अभाव में महिलाओं के लिए शुरू की गई महतारी एक्सप्रेस सेवा भी अब अनुपयोगी साबित होती नजर आ रही है। हाँ, जो जानकारी मेरे को प्राप्त हुई है वो जो तंबाकछार और जबला वाले रोड का मामला है, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसके तत्काल संज्ञान में लेकर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग मौके पर गए थे और वहाँ से पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का एस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। अभी वर्षा के कारण उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद उसमें तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आने वाले समस्या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, इस साल वो पुलिया कंप्लीट हो जाएगा। आपको बरसात के बाद वो पुलिया में काम शुरू हो जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।